हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? एम आई लाइव? एम आई लाइव? एम आई लाइव? या एम लाइव? हेलो हेलो। कैसन बा? कैसे हो आप लोग बच्चों? बहुत दिन बाद मैं लाइव क्लास फाइनली ले रहा हूँ, है ना। बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, बहुत सारे वीडियोस बनाए। अब फाइनली हम लोग फिर से लाइव हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाइए एंड विल गेट स्टार्टेड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आओ 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 ठाकुर आओ। लेट्स टॉक, लेट्स स्टडी। 45 days to go. How's the Josh? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल, बढ़िया। तो अपडेट ये है बेटा कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है। दिस इज योर फाइनल रिवीजन, है ना। दिस इज योर फाइनल रिवीजन, है ना। अब ये वाली जो रिवीजन है ये आखिरी है। इसके बियॉन्ड कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आपके बायोलॉजी चीट शीट है, ठीक है। अब ये सेशन आपको मेरे साथ लाइव करना है, ठीक है। तो पहले 8 दिन में हम आपके 12th कंप्लीट करेंगे और बाकी के 10 दिन में आपके 11th कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल रिवीजन विच विल इंश्योर कि आपके बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स पक्के पक्के आ जाए, ठीक है। तो आज हम लोग जो करेंगे, हम लोग करेंगे आज जेनेटिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपका इसको क्लास के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। पीडीएफ आपको बेटा इसका टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको परेशानी होना है, बट आपको ये क्लास मेरे साथ लाइव करनी है। प्लीज अटेंड दिस सेशन लाइव, ठीक है। क्यों मैं लाइव करा रहा हूँ? क्योंकि साथ के साथ तुम नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना तुमको, एक नोटबुक बस लेके आइए। इसके बाद तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक नोटबुक लेके आओ और उसके बाद तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी से जितने सवाल हो सकते थे वो सारे सवाल आपको ला के दे दिए गए। जैसे मतलब अगर तुम्हें जेनेटिक्स नहीं भी आती थी, आज के लेक्चर के बाद तुम्हें जेनेटिक्स आ जाएगी। रोज ये क्लास आपका 11 AM डेली होगा और अगले 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 8 दिन में ये, सॉरी 18 दिन में, 10 दिन में तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास आज से शुरू हो जाएगी, तो टेंशन नहीं है। रेडी? एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और बेल आइकन दबा दो और शुरू करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है ना। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सेशन कंप्लीट होगा तो अगर इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे ज़रूर टैग कर देना, मुझे आनंद_मनी16 पे। तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे ने ये सेशन देखा। रेडी? चल, लेट्स गेट स्टार्टेड। चल, तो देखो कैसे है। पहला हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब जैसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे हम यहाँ पे आके लिखते जाएंगे, है ना। तो जैसे जितने एनसीईआरटी के लाइंस है उन सब के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम इस पे आके लिखते जाएंगे और धीरे 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 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे एनसीईआरटी कितने कितने सवाल बना सकती है विथ पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे क्या है, वो सब कुछ पे हम बात करते जाएंगे। तो शुरू करें, शुरू करें। पहला सवाल है, जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विथ। जेनेटिक्स क्या चीज से डील करता है? तो जेनेटिक्स आपका डील करता है इनहेरिटेंस, वेरिएशन और हेरिडिटी, है ना। तीन चीज पे जेनेटिक्स डील करता है, इनहेरिटेंस, वेरिएशन और हेरिडिटी, है ना। तो यहां पे आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा इनहेरिटेंस, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, राइट। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? तीन टर्म की बात करेंगे हम, है ना। पहला टर्म है इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा टर्म है हेरिडिटी और तीसरा टर्म है वेरिएशन, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी एंड बिटवीन टू प्रोजेनी इज कॉल्ड वेरिएशन। तो इसमें लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी
और बिटवीन टू प्रोजेनी इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, हेरिडिटी क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, किससे? फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जो जो मैं लिखवाते जा रहा हूं, लिखते जाओ, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, ठीक, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या? अगेन सेम, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जिसके बेसिस पे हेरिडिटी हो रहा है। ठीक है, तीसरा सवाल, ह्यूमंस न्यू from early as 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आया था। एनसीईआरटी लाइन है बिल्कुल, है ना? तुम देखो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ह्यूमन न्यू फ्रॉम अर्ली दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल सही, ये सही वाला पॉइंट है। ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन टू ऑब्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डिजायरेबल कैरेक्टर थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ये भी लाइन सही है। ठीक है, साहिवाल कॉज वेर ऑब्टेन्ड थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम वाइल्ड कॉज, बिल्कुल सही। ठीक है, एंड आवर ऑनसेस्टर्स वेर वेल अवेयर अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, नहीं, साइंटिस्ट वेर नॉट अवेयर शुरू में। फिर डार्विन का थ्योरी आया पैनजेनेसिस का, उसके बाद मेंडल्स के थ्योरी आया, तब हमें पता चला कि कुछ इवोल्यूशन नाम का चीज भी होता है। ठीक है, चल अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल, है ना, 1856 से 1863 तक, है ना। मेंडल ने 7 साल काम किया था, 1856 से 63। किस पे काम किया था? पाइसम सैटिवम, लिखते जाओ। 2n इज इक्वल टू 14, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 7, सब लिखते जाओ, सब पे सवाल आता है। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप 7। ठीक है, कितना ट्रैक्टर लिया था? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अभी आगे बात करेंगे कौन कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने दिया था। ठीक है, डी वराइज ने म्यूटेशनल थ्योरी दिया था। ठीक है, कॉरेंस ने तुम्हारा ये दिया था, कॉरेंस, वॉन टेस्मार्क और ह्यूगो डी वराइज, तीनों मिलकर ने तुम्हारा रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। ठीक है, ठीक है, और मॉर्गन ने, थॉमस एंड मॉर्गन ने लिंकेज टर्म कॉइन किया था। ही स्टडीड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैच कॉलम 1 and column 2 and choose the correct answer from the codes given below। अब आप देखो, from the codes given below, तो जेनेटिक्स, ठीक है, बताइए भैया, from the codes given below, बताइए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तुम्हारा, ठीक है। इनहेरिटेंस, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, वेरिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी, एंड इनहेरिटेंस तुम्हारा प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। सिंपल है। चल, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वे मैनिफेस्टेड एज, कैसे ट्रेट थे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, है ना, मैनिफेस्टेड एट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट या ऑपोजिट ट्रेट लिया था। कितना? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था मेंडल ने। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वॉज टेकन बाय मेंडल, अभी बात किया था हमने, कितना कितना पेयर है? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वॉज टेकन बाय मेंडल। ठीक है, विच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, क्या क्या ट्रेट स्टडी किया था मेंडल ने? स्टेम हाइट किया था,
ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप और पॉड कलर, ये सब किस पे थे? ये सब प्रेजेंट थे 4 क्रोमोसोम पे। तो किसकी बात नहीं की? लीफ कलर की बात नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रिसेसिव होता है, और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डोमिनेटिंग ट्रेट, ठीक है। देखो देखो, ग्रीन कलर ऑफ सीड, ये तुम्हारा रिसेसिव, अभी तुमको बताया था ना, ग्रीन कलर ऑफ सीड इज अ रिसेसिव ट्रेट, येलो इज डोमिनेंट, येलो सीड कलर इज डोमिनेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट, ट्रू ब्रीडिंग क्या भैया, कि डोमिनेंट बच्चा ही देगा, है ना, तुम्हारा कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन हुआ है और जिससे तुम्हारा या तो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस रिसेसिव होगा, उसको हम ट्रू लाइन कहते हैं। तो हैज गॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, सो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट फॉर सेवरल जनरेशन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो सब कुछ हो जाएगा ना, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एक्सियल फ्लावर डोमिनेंट, टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, मेंडल डाइड इन 1884 एंड ट्रू ब्रीडिंग हैज अंडरगोन सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो आंसर हो गया तुम्हारा पहला, बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक लाइन से सवाल आपके बने हुए, तुम पेज नंबर देखते जाओगे तुमको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है भैया, ये रिंकल्ड सीड है, रिसेसिव हो गया, ठीक है। ये फ्लावर कलर है, ये वॉयलेट है, ये डोमिनेंट है, तो ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, ये कंस्ट्रिक्टेड है, तो अगेन ये भी रिसेसिव हो गया, और ये फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन कैसा दिख रहा है तुमको? फ्लावर पोजीशन कैसा दिख रहा है तुमको? डोमिनेंट रेट, ठीक है। ये भी तुम्हारा फ्लावर पोजीशन, यहाँ पे फ्लावर है, ये फ्लावर है, टर्मिनल है, तो ये भी रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कौन सा हो गया? डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, राइट। अगला, विच टेक्निक वाज यूज बाय मेंडल ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, सब कुछ यूज किया था, है ना, मेंडल ने सब कुछ यूज किया था। याद करो, अगर मेंडल को सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो क्या यूज करता था वो? बैगिंग, ठीक है। अगर मेंडल को क्रॉस पॉलिनेशन यूज कराना था तो क्या करता था? पहले इमैस्कुलेशन करता था, ठीक है, फिर उसके बाद बैगिंग करता था और उसके बाद फिर रीबैगिंग करता था। तो पहले इमैस्कुलेशन, फिर उसके बाद बैगिंग और उसके बाद फिर रीबैगिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और रीबैगिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या? ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वाज अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी, बिल्कुल सही। मेंडल investigated characters in the garden pea plant that were manifested as opposite trait, बिल्कुल सही। Mendel conducted artificial pollinating experiments using several true breeding pre-lines, बिल्कुल सही। Mendel selected 8 true breeding plant varieties, कितना plant breeding varieties किया होगा मेंडल? क्या मेंडल ने, बिल्कुल गलत है ये,
क्योंकि 8 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बहुत सारे उसको चाहिए होंगे ना, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था तो 14 लिया होगा, है ना। 14 प्लांट वैरायटी लिया होगा, क्यों? क्योंकि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था तो 14 प्लांट चाहिए होगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा? सी। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल वेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट येलो एंड ग्रीन सीड स्मूथ एंड इन्फ्लेटेड पोर्ट। स्मूथ मतलब फूला हुआ, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड स्मूथ तो नहीं, कंस्ट्रिक्टेड होगा। स्मूथ और रिंकल सीड, राउंड और रिंकल्ड है, तो आंसर हो गया येलो एंड ग्रीन सीड। राउंड रिंकल्ड था, ठीक है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सेकंड, है ना, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड था। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट, ठीक है। ही प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बिल्कुल ही प्रपोज लॉ ऑफ बोथ। बेस्ड ऑन दिस असर्शन ही प्रपोज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट कैसे प्रपोज किया ये एक्सप्लेन नहीं है, तो आंसर हो गया बी, है ना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे आया वो नहीं बताया, तो आंसर हो गया बी। हमेशा असर्शन रीजन में ए और बी में कंफ्यूज होते हो, ठीक है। अगर असर्शन और रीजन ट्रू है और असर्शन रीजन का एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे आया, क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से क्या देखा तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आया, तो वो चीज यहां पे नहीं बताया गया, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेंडल यूज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर हिज स्टडीज, ही यूज ओसिमम प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल गलत है, ओसिमम प्लांट नहीं यूज किया था, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ओसिमम प्लांट यूज नहीं किया था, पाइसम सेटिवम यूज किया था, ठीक है। चलिए, फिर अगला, मेंडल यूज ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन फॉर इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन यूज किया था। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैज अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन, बिल्कुल सही बात। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैज अंडरगोन कंटिन्यूअस पॉलिनेशन फॉर सेवरल जनरेशन, बिल्कुल सही, ये सही। क्यों यूज किया था मेंडल ट्रू ब्रीडिंग, ये इसमें एक्सप्लेन नहीं है, बट ठीक है, इसमें तुम आप ए आंसर दे सकते हो, इसमें बी नहीं होगा, है ना, आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमने देख लिया, ठीक है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा? सिंपल सा चीज, क्या क्या पॉइंट देखा हमने? मेंडल के एक्सपेरिमेंट हमने देखे, ठीक है। तो पहला तुम्हारा ग्रेगोर मेंडल कहाँ कहाँ तक था, कितना कितना, ठीक है। तो पहले ग्रेगोर मेंडल, ठीक है, कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद पाइसम सेटिवम, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे किया था, है ना, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। तो ये सारे चीज तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में आ गया, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कॉन्सेप्ट वन क्लियर, हाँ या नहीं? कॉन्सेप्ट वन डन। कुछ रह गया एनसीईआरटी से, बताओ, कुछ रह गया एनसीईआरटी से? कुछ रह गया एनसीईआरटी से, बता दो, खुद से बता दो। सारे लाइन खो गए कवर एनसीईआरटी के, इसी तरह से हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब आते हैं दूसरा, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब हम यहां पे देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे, फिर देखेंगे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और भी कुछ होगा तो ऐड करते जाएंगे। चलिए, आइए, द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट इज नोन एज, फर्स्ट F1 प्रोजेनी को हम F1 प्रोजेनी कहते हैं, या फीलियल वन प्रोजेनी कहते हैं ना। तो फीलियल वन प्रोजेनी या F1 प्रोजेनी, आंसर हो गया डी, है ना। फीलियल वन प्रोजेनी या F1 प्रोजेनी, आंसर हो गया डी, ठीक है। When Mendel crossed true breeding tall and dwarf plant in F1 generation, all tall plants were obtained। अब क्या हुआ था देखो, कैपिटल टी को क्रॉस किया था स्मॉल टी के पास, तो F1 जनरेशन में क्या हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन ऑल टाल प्लांट वेयर ऑब्टेन, ठीक है। ऑन सेल्फ क्रॉसिंग इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ किया था, तो क्या आया था, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी, रेशियो क्या था 1:2:1। टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो क्या था 3:1, 3:1। तो 1/4 डॉर्फ था और 3/4 टॉल था, 1/4 डॉर्फ था और 3/4 टॉल था, ठीक है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इन F2 जनरेशन, मेंडल ऑब्टेन्ड द फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बेटा, फिनोटाइप, जो विजिबल कैरेक्टर है, विजिबल कैरेक्टर है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप जो है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, जेनेटिक मेकअप जो है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टर इज फिनोटाइप, जेनेटिक मेकअप इज जीनोटाइप। तो तुम्हारा फिनोटिपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था 1:2:1, तो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, ठीक है। चलिए, द फैक्टर्स, अब देखो फैक्टर्स को हम कहते हैं टर्म जीन। टर्म जीन वाज गिवन बाय जोहानसन, ठीक है। एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ऑल्टरनेट, तीनों चीज की बात कर लिया, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम अलील कहते हैं, ठीक है। और जीन का पूरा अगर ह्यूमन में आ गया तो जीनोम आ गया। एक ऑर्गेनिज्म का जो टोटल जीन है उसको हम जीनोम कह देंगे, एक ऑर्गेनिज्म में जो टोटल जीन है उसको हम जीनोम कह देंगे। तो आंसर क्या होगा बेटा, बी। द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन आर कॉल्ड, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन क्या कहते हैं, इसको हम अलील कहते हैं। फंक्शनल जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। फंक्शनल जीन मतलब जो एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, जो जो मैं लिख रहा हूं फटाफट लिखते जाइए अपने एक नोटबुक में, ठीक है, फटाफट लिखते जाइए उसको अपने नोटबुक में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अलील्स आर, अगेन मैंने बात किया था, अलील्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ जीन, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, है ना, ठीक है। होमोजाइगस क्या हो गया बेटा, देखो अगर दोनों अलील सिमिलर है तो ये होमोजाइगस हो गया, अगर दोनों अलीलिक फॉर्म डिफरेंट है तो वो हेट्रोजाइगस हो गया। दोनों सिमिलर है तो होमोजाइगस हो गया, और दोनों अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस हो गया। तुम्हारा क्लियर है, चल बढ़िया। What would be the phenotype of a plant that has genotype capital T small t and here T represent tall and ये, तो भाई phenotype क्या होगा, phenotype अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंट फॉर्म करता है। लॉ ऑफ डोमिनेंट मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर वुड बी एक्सप्रेस्ड एज फिनोटाइप, है ना। तो डोमिनेंट यूनिट फैक्टर वुड बी expressed as phenotype, right? In homozygous condition a particular gene has, क्या बताओ, particular gene has, बताओ, same allele on homologous chromosome। आप बोलोगे homologous chromosome क्या होता है बेटा, homologous chromosome समझो, क्रोमोसोम पता है तुमको, ठीक है। तो तुम्हारा पैदाइश कैसे हुआ, समझो तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम समझो क्या होता है, तुम्हारे पापा के पास था, डैडी जी के पास तुम्हारे था, अगर तुम डैडी जी के बच्चे हो तो 44 प्लस XY, और मम्मी जी के पास था 44 प्लस XX।
डैडी जी ने स्पर्म निकाला तो डैडी जी के पास आ गया 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, दोनों में से कुछ एक चीज फर्टिलाइज करेगा। मॉमी जी निकालेंगे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा होगा फिर फाइनली 44 प्लस एक्स एक्स, और अगर तुम लड़के हो रहे हो तो फाइनली हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई। तो इसका कहने का मतलब है कि एक सेट पापा जी से आ रहा है, एक सेट मॉमी जी से आ रहा है, राइट। तो ये जो पापा जी और मॉमी जी का क्रोमोसोम नंबर 1 है या क्रोमोसोम नंबर 2 है या क्रोमोसोम नंबर 3 है या क्रोमोसोम नंबर 5 है या क्रोमोसोम नंबर 10 है, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा और मम्मी का क्रोमोसोम स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगा ना, पापा मम्मी की शक्ल तो मिलती नहीं है आपस में। गेटिंग अ पॉइंट? पापा मम्मी की शक्ल तो मिलती नहीं है, तो ये चीज यहां पे होता है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? सेम अलील्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेम अलील्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक। टॉल एंड ड्वार्फ आर टू अलील्स ऑफ जीन ऑफ हाइट। अच्छा, द डोमिनेंट ट्रेट क्या है भैया? टॉल। डोमिनेंट ट्रेट क्या था टॉल और ड्वार्फ में? टॉल ही था, ठीक है। चलिए अब जीन देखे क्या है। जीन स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन अलील हो गया, ठीक है। जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन तुम्हारा जीनोटाइप हो गया, फिजिकल अपीयरेंस तुम्हारा फिनोटाइप हो गया, एंड यूनिट ऑफ हेरिडिटी तुम्हारा जीन हो गया। यूनिट ऑफ हेरिडिटी तुम्हारा जीन हो गया, तो आंसर हो गया पहला। अ क्रॉस दैट इज परफॉर्म फॉर द स्टडी ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर है तो टेस्ट क्रॉस, ठीक है। F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करते हैं तो बैक क्रॉस होता है, क्रॉस्ड विथ F1 प्रोजेनी, तो इसको बैक क्रॉस कहते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस हम करते हैं टू फाइंड द जीनोटाइप। कैसे जीनोटाइप निकालते हैं अभी टेस्ट क्रॉस पे सवाल आएगा, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में सिंपल होता है कि हम क्रॉस करते हैं विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जैसे मान लो कि अगर कैपिटल टी है इंटू स्मॉल टी करोगे तो क्या होगा? ऑल टॉल। और अगर कैपिटल टी है इंटू स्मॉल टी करोगे तो 50% टॉल और 50% डॉर्फ। तो तुमको पता चल जाएगा कि ये जो टॉल वाला था ये होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्रॉसिंग विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। चलिए, द गिवन फिगर इन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सम ऑफ द प्लांट्स आर मेंशन्ड हियर। तो अब देखो क्या है। ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ए तुम्हारा स्मॉल टी है, बी तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आंसर हो गया पहला, ठीक है। चलिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है क्या? द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। बिल्कुल दे रहा है ना, 3:1 का रेशियो आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक। द अलील ऑफ द पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड बोथ अलील आर ट्रांसमिटेड टू अ गैमिट। बोथ कभी नहीं होगा, ईदर वन अलील। अगर मान लो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो इससे एक आ रहा है, इससे एक आ रहा है ना, तो बोथ नहीं होता, ठीक है। रैंडम प्रोसेस है बिल्कुल। देयर इज ए 50% चांस ऑफ गैमीट कंटेनिंग एनी अलील, ठीक है। आंसर क्या हो गया? बी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है, ये बेटा कॉन्सेप्ट लगा दो इसको कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलिए, द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 and F2 plant can be understood by using पनेट स्क्वायर, है ना। RC पनेट ने किया था, ठीक है। ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, इस पे भी सवाल आया हुआ है।
क्या करोगे, नीट में कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर यूज़ किया था। फ्रैंकलिन एंड स्टाल लिंकेज नहीं कॉइन किया था। पनेट स्क्वायर हुआ डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, बताया था तुमको, ठीक है। स्प्लाइसोसोम टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन, नहीं। एंड ट्रांसडक्शन तुम्हारा ऑल्टमैन, नहीं। आंसर हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। स्प्लाइसोसोम पे अभी हम आएंगे, स्प्लाइसोसोम की बात मॉलिक्यूलर में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। इन अ टेस्ट क्रॉस ऑर्गेनिज्म हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस विद। जीनोटाइप अगर हमको पता करना है तो हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। जीनोटाइप पता करना है तो हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं ना, कॉन्सेप्ट। तो अगर हमको 50%, अगर हमको 50% टॉल और 50% डॉर्फ मिल रहा है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। 100% डोमिनेंट मिल रहा है तो होमोजाइगस कंडीशन है। आउट क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ करते हैं। आउट क्रॉस में हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। ऑन क्रॉसिंग टू टॉल प्लांट्स द F1 जनरेशन few dwarf offspring were obtained। अच्छा, what would be the genotype of both the parent। अब देखो क्या तीन प्रोबेबिलिटी होता है टॉल प्लांट। अगर कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ क्रॉस करोगे तो ऑल टॉल, मतलब ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ करोगे तो ऑल टॉल, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करेंगे 3:1 के रेशियो में, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। तो क्या हो सकता है जीनोटाइप, सिर्फ यही जीनोटाइप हो सकता है, कोई दूसरा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यही जीनोटाइप हो सकता है, कोई दूसरा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। बेस्ड ऑन इस ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। इसका एक्सेप्शन था, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, है ना, दिस इज यूनिवर्सल लॉ। इसको हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं ना। क्या बोलता था भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ईच यूनिट फैक्टर segregates independent of each other without any blending। each unit factor segregates independent of each other without any blending, right, without any blending। बहुत सही, चलिए। अकॉर्डिंग टू मेंडल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था, जीन टर्म मैंने बता दिया था, जोहानसन ने दिया था। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस, बताओ। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। ठीक है, ये तो सही है, करेक्ट है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर इन F2 जनरेशन। इट डज एक्सप्लेन। It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation। ठीक। It states that characters, it also explains the proportion of 3:1 obtained in F2। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा ना, 3:1 obtained, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा यहाँ पे, है ना, सी हो जाएगा आंसर। दिस इज एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सी बी हो जाएगा ना, डज नॉट एक्सप्लेन। आई थिंक बी हो जाएगा, क्योंकि लॉ में तो एक्सप्लेन कर रहा है ना। देखो क्या बोलता है, ऑफ, देखो फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, ठीक है। वन यूनिट फैक्टर इज डोमिनेंट
ओवर अदर यूनिट फैक्टर। हाँ ठीक है, तो ये फिर एक्सप्लेन तो कर ही रहा है, आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा, सही है ना। बी इज द करेक्ट आंसर, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ, इट डज एक्सप्लेन, है ना, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सही। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बी। चलिए, मैच कॉलम 1, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1, टेस्ट क्रॉस 1:1। चलिए, the second law of inheritance, that is law of segregation, is based on that allele do not show any building, both characters are recovered in F2 generation। देखो इसमें ना वो वाले क्वेश्चन में भी वही बोल रहा हूँ कि both characters जो रिकवर हो रहे हैं F2 जनरेशन में, इट हैज टू बी एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट ठीक है, चलो एनसीईआरटी जिस हिसाब से करी उस हिसाब से आंसर आपका ठीक है। ये तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा, यहाँ पे ये तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा। ठीक है, तो ईच यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और इधर तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, इट वाज कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन जो F2 जनरेशन में हमको मिला था, जो F2 जनरेशन में हमको मिला था, तो क्या हो गया, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वेयर ऑफस्प्रिंग ओनली शो वन ट्रेट विदाउट एनी ब्लेंडिंग। ठीक है, ठीक, अगला, अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इन कंप्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन हो जाएगा तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ये एक्सेप्शन हो जाएगा तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, तो इन एंथीरियम मॉजस, ठीक है, स्नैपड्रैगन, या तुम ड्रॉग फ्लावर इसको कह सकते हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल होता है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। ठीक है, चलिए आई, तो क्या है भैया, इन एंथीरियम मॉजस अ रेड फ्लावर इज क्रॉस विथ वाइट फ्लावर, is crossed with white flower, and the F1 generation pink flowers are obtained. When pink flowers are shelved, the F2 generation shows white, red and pink flowers. Choose the incorrect statement. The experiment does not follow principle of dominance. बिल्कुल सही है। Pink color in F1 is due to incomplete dominance. बिल्कुल सही है। Ratio of red is to pink is to white 1:2:1। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज अप्लाई, आंसर हो गया फोर्थ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सब पे एप्लीकेबल होता है, इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो देर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एन्यूप्लाइडी को अगर नहीं लेते हो तो देर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, अगर एन्यूप्लाइडी को आप नहीं लेते देर इज नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, it was being observed that sometimes the F1 shows a phenotype that does not resemble either of the two parents and remains in between the two. It can be explained by, it was observed that sometimes the F1 shows a phenotype by law of incomplete dominance। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने बताया था बीच में रह गया, ब्लेंडिंग शो हो गया है ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 1:2:1। याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेगा। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो रिमेन्स द सेम, ये सेम रहता है। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहता है। इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 प्रोजेनी कोडोमिनेंस में F1 प्रोजेनी क्या करता है, प्रोजेनी में F1 प्रोजेनी
क्या करता है कोडोमिनेंस में? कोडोमिनेंस में बोथ द कैरेक्टर्स, बोथ द alleles express इंडिपेंडेंटली, दोनों अलील अपने आप को इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो यहां पे आ गया रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। ठीक, अ पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुपिंग तुमको मैं समझा देता हूं थोड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुपिंग लिखो भैया, कुछ ना ब्लड ग्रुपिंग पढ़, कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें, लिखो ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, 3 अलील होता है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो ये एग्जांपल शो करता है मल्टीपल अलील का। ठीक है, नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, वेर n इज द नंबर ऑफ अलील। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1/2, तो कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? तो देखो आई ए ब्लड ग्रुप ए हो गया, आई ए स्मॉल आई ब्लड ग्रुप ए हो गया, आई बी ब्लड ग्रुप बी हो गया, आई बी स्मॉल आई ब्लड ग्रुप बी हो गया। उसके बाद आई बी ये शो करता है कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और स्मॉल आई हो गया ब्लड ग्रुप ओ। तो ए और जो बी है ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में। तो ये क्या शो कर रहा है? ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग शो करता है तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मल्टीपल अलील और कोडोमिनेंस। तो ए बी जो है वो कोडोमिनेंस भी शो करता है। ठीक है, ओ नेगेटिव बेटा यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है तुम्हारा। तो अ पर्सन विद ए ग्रुप आई बी जीन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, यार देखो वैसे तो सेग्रीगेशन भी शो कर रहा है, तो आंसर कोडोमिनेंस भी हो सकता है तुम्हारा और सेग्रीगेशन भी हो सकता है टेक्निकली। ठीक है, बट अगेन मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम्हारा ये भी होगा, तुम्हारा सेग्रीगेशन भी शो कर रहा है और कोडोमिनेंस भी शो कर रहा है, बट मोर अप्रोप्रिएट है ना, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? कोडोमिनेंस। वैसे ये शो दोनों कर रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पीलियोट्रॉपी क्या होता है? अगर एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एफर्ट दे रहा है तो पीलियोट्रॉपी होता है। इफ वन जीन हैज मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, तो इसको कहते हैं पीलियोट्रॉपी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगला, इन अ मैरिज बिटवीन मेल विथ ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विथ ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैज आइदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, व्हाट विल बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। मेल विथ ब्लड ग्रुप ए, तो मेल या तो आई ए हो सकता है या मेल आई हो सकता है। फीमेल का क्या कह रहा है? फीमेल विथ ब्लड ग्रुप बी, तो या तो ये आई बी हो सकती है या तो ये आई हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप बता रहा है कि आइदर ए बी, ब्लड ग्रुप बता रहा है कि आइदर ए बी या बी हो रहा है। ब्लड ग्रुप बता रहा है आइदर ए बी या बी हो रहा है, ओ नहीं हो रहा। तो दोनों हेटेरोजाइगस तो नहीं है,
तो क्या क्या हो सकता है, तो या तो मेल अगर मान लो IA ये पहला कंडीशन होता, तो पहला कंडीशन होता तो ब्लड ग्रुप सिर्फ AB होता, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, AB भी हो सकता है और B भी हो सकता है। करके देखो, करके देखो, IA ठीक है, और इसको क्रॉस करो IB के साथ, तो क्या हुआ, IA AB हो गया, IA AB हो गया, है ना, और IBI ब्लड ग्रुप B हो गया और IBI ब्लड ग्रुप B हो गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया सेकंड, आंसर हो गया सेकंड, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, अ पर्सन हैज O ब्लड ग्रुप, हिज मदर हैज A वाइल फादर हैज B ब्लड ग्रुप। अच्छा, मदर का A ब्लड ग्रुप है, फादर का B ब्लड ग्रुप है, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर, O है, तो सिंपल है IAI और IBI, तभी O आएगा ना, नहीं तो O नहीं आएगा। तो भैया दोनों, मदर भी हेट्रोजाइगस है A के लिए और फादर भी हेट्रोजाइगस है B के लिए, ठीक है। चलिए 51, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी शो कर रहा है, कोडोमिनेंस भी शो कर रहा है, मल्टीपल अलील भी शो कर रहा है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो नहीं करता, तो 1 2 एंड 3। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट शो करता है, स्किन कलर और ह्यूमन हाइट। क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेवरल जीन करस्पॉन्ड टू अ सिंगल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सेवरल gene corresponding to a single phenotypic effect, टिपिक इफेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अगला, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप B, व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। अब अगेन देख लो, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप A मैरिज अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप B। अब देखो यार, अब उसमें IA हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस है, उस पर करना होगा, तो भैया सिंपल, अगर हेट्रोजाइगस ही पकड़ के चल लो, ठीक है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, A भी हो गया, इसमें इसमें A हो गया, इसमें B हो गया और इसमें O हो गया, तो सारा आ जाएगा, है ना। इस केस में सबको लेके चल लो, सारा आ जाएगा। The genotypes of a husband and wife are IAIB and IAI। तो अब देख लो भैया, IAIB और IAI, तो IAIA, IAI, IAIB और IBI, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप, जीनोटाइप तो कितना हो गया, जीनोटाइप तो 1 2 3 4, 4 जीनोटाइप, फिनोटाइप कितना हो गया, फिनोटाइप 3 हो गया, तो 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप यहाँ पे हो गया। चलिए, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट, तो भैया क्या, कहाँ पे, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट, मल्टीपल अलील कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होंगे ना, तो सेम लोकस, लोकस मतलब पोजीशन होता है, तो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। चलिए अगला, डोमिनेंस, अपीयरेंस ऑफ वायलेट फ्लावर इन F1 जनरेशन इन गार्डन P, कोडोमिनेंस ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन, और पीलियोट्रॉपी में तुम्हारा आ गया स्टार्ट सिंथेसिस इन P और सिकल सेल एनीमिया, ये सारे तुम्हारे पीलियोट्रॉपी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, अगेन मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। समटाइम्स अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट, बताया था मैंने आपको, पीलियोट्रॉपी कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा
फिनोटिपिक इफेक्ट हो तो उसको हम पीलियोट्रॉपी कहते हैं, ये अभी हमने बात किया था। स्टार्च सिंथेसिस इन पीन इज एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्च सिंथेसिस क्या होता है बेटा, देखो क्या है, ग्रेन साइज। तो ऐसा होता है कि अगर ध्यान से देखना, सीड पीलियोट्रॉपी का एग्जांपल क्या है, तुम्हारा अमाउंट ऑफ स्टार्च और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, ठीक है। तो देखो अगर मान लो स्टार्च बाइंडिंग जीन है तो कैपिटल बी, तो कलर इसका शेप राउंड ही होगा, अमाउंट ऑफ स्टार्च मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाएगा, शेप इसका राउंड ही होगा बट ये इंटरमीडिएट हो गया, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्टार्च कम होगा, शेप इसका रिंकल्ड हो जाएगा और ये लीस्ट होगा, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है स्टार्च बाइंडिंग जीन, ठीक है। स्टार्च बाइंडिंग जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है, ठीक है। वैसे एग्जांपल ऑफ पीलियोट्रॉपी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पी हैविंग कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप प्रोड्यूस मीडियम इंटरमीडिएट साइज है ना, ये इंटरमीडिएट साइज जो है, ये इंटरमीडिएट साइज जो शो कर रहा है, ये तुम्हारा जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट पीलियोट्रॉपी। सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है। स्टार सिंथेसिस इन पी इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, ठीक है। पी सीड्स विथ पीबी जीनोटाइप प्रोड्यूस स्मॉल स्टार्च ग्रेन, गलत है। स्मॉल बी प्रोड्यूसेस रिंकल सीड, सही है। तो आंसर हो गया सी, बता दिया अभी तुमको, ठीक है। 61 द लॉ ऑफ डोमिनेंस is used to explain the expression of only one of the parental characters in a monohybrid cross, बिल्कुल सही। It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2 generation, दोनों सही है, बट कैसे कर रहा है वो एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी, है ना, आंसर हो गया बी। The pink flower of dog plant show conclusively in pink flower both alleles are expressed equally, हाँ ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर हो जाता है, ब्लेंडिंग हो जाता है, तो बोथ तुम्हारा मतलब ये को डोमिनेंस हो जाएगा ना, अगर दोनों एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहा है तो को डोमिनेंस हो गया, ठीक है। यहां पे क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर is not completely dominant over recessive unit factor, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, राइट, आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अ पर्सन हैविंग IA-IB जीनोटाइप हैज AB ब्लड ग्रुप, बिल्कुल सही। IA एंड IB आर कोडोमिनेंट, बिल्कुल दे आर कोडोमिनेंट, ठीक है, दे आर कोडोमिनेंट, इसलिए दोनों अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर तुम्हारा ए हो गया। चलिए, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दूसरा फंडा क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप दे दो। दूसरा फंडा क्लियर हो गया, एक बार थम्स अप दे दो। हाँ हाँ जी के बेटा, अगले जन्म का भी बात करते हैं, अगले जन्म कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, आज वाला चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है नहीं, जेनेटिक्स पे नीट पे सवाल आता नहीं है, तो आज के चैप्टर का जान के हम क्या करेंगे, कल पे ही बात कर लेते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, अगले जन्म में क्या करेंगे इस पे भी बात कर लेते हैं, राइट। अभी प्रेजेंट टेंस में तो रहना नहीं है हमें, अभी तो यहाँ मूंगफली छिल रहे हैं यहाँ पे। चल करें अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस वर्स की बात करेंगे, हल चलो नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पूरा एनसीईआरटी पेज बाय पेज तुम्हारा रिवाइज हो जा रहा है, और क्या चाहिए तुमको, है और क्या चाहिए, है कि नहीं। चल, तो क्रॉसेस दैट आर परफॉर्म्ड to study
टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है तो उसको हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आर राउंड और येलो सीड है ना, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड, तो इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन डाईहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1, राइट? पता है तो आपको। थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलता था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर विदाउट ब्लेंडिंग। यहां पे इसने ट्रेड्स की बात कर दी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम अलील की बात करते, तो यहां पे इसने बोला कि कैरेक्टर सेग्रीगेट्स, जो गलत है ना, कैरेक्टर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो कि गलत बात है ना। इसका एक्सेप्शन है लिंकेज, इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। यार स्पैम करने वाले बच्चों का ना मैं पंप ही तोड़ दूंगा। चलिए अगला, द रेशियो 9:3:3:1 of a dihybrid cross denotes that the alleles of the two genes are segregating independently. नहीं, allele तो segregate कर ही रहा है ना। The alleles of the two genes are interacting with each other. alleles of the two genes are segregating, तो ठीक है वैसे तो यही होगा और क्या, लैंग्वेज तो यही बोलता है ना, alleles of the two genes are segregating independently, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। the number of phenotype and genotype in F2 generation of a Mendelian dihybrid cross। phenotype और genotype याद देखो, phenotype तो था तुम्हारा राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, तो phenotype तो 4 था, ठीक है। जीनोटाइप क्या क्या था याद करो, जीनोटाइप क्या क्या था देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो कितना हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ 9। तो जीनोटाइप कितना हुआ, जीनोटाइप 9 हो गया, फिनोटाइप 4 हो गया, ठीक है चलिए। 69, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ट्रू फॉर जीन सिचुएटेड ऑन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ट्रू फॉर जीन सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोसोम पे होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो कहां होना चाहिए, इट इज ट्रू फॉर जीन सिचुएटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा तो ये भी सेग्रीगेट कर लेगा। अच्छा, इसमें जेनेटिक का फॉर्मूला भी लग जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है देखो, अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है, सुनो, नंबर ऑफ फिनोटाइप तो 2 to the power n, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो 3 to the power n, और नंबर ऑफ जाइगोट निकालना है तो 4 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, ठीक है। इससे तुम्हारा फॉर्मूला से निकल जाएगा। मैंने बस ऐसे तुमको अगर इनकेस भूल जाते हो फॉर्मूला तो कैसे निकालना उसका तरीका बता दिया, ठीक है। अगला, जीन A and B are linked. The F1 heterozygote of a dihybrid cross involving these genes are crossed with homozygous recessive parent. What would be the ratio of offspring of the next generation? अब देखो, A और B are linked बोल दिया, A और B are linked बोल दिया, ठीक है। देख लो यहाँ पे जीन A and B are linked बोल दिया। The F1 heterozygous of these genes are crossed with homozygous recessive parents, homozygous
recessive parent, what would be the ratio of the offspring, in the next generation, देखो ये वैसे तो ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है, ठीक है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो होता है वो टेक्निकली 1:1:1:1:1 होता है, ठीक है, ठीक है। बट ये लिंक्ड क्यों बोला मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, लिंक्ड क्यों बोला ये मुझे समझ नहीं आया, बट ठीक है। Mendel's work remain unrecognized for many periods. Found out the true reason क्यों? Mendel concept of gene was not accepted by his contemporary, ठीक है। The approach using mathematical, बिल्कुल। He could not provide physical proof of existence of factors, बिल्कुल। तो ठीक है, all of the above भी हो गया, all of the above भी हो गया ना सारा ये, ठीक है। Mendel's results were rediscovered by Hugo de Vries, कार्ल कोरेंस ऑन वॉन टेस्टमार्क 1900 में। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। Among the following, who noted that the behavior of chromosome, थियोडर बोवेरियन, वॉल्टर सुटॉन, 1902 में इन्होंने दिया था क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये देख लो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, सब लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एनवायरनमेंट, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। तो जीन का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे जीन सेग्रीगेट करता है, तो सेग्रीगेशन ऑफ जीन एक्सप्लेन कर रहा है। तो तीनों चीज आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आ गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एनवायरनमेंट भी आ गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थियोडर बोवेरियन, वॉल्टर सुटॉन, बता दिया तुम्हें, ठीक है। चलिए मेंडल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोरेंस वॉन टेस्टमार्क और ह्यूगो डी व्राइस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क्स, थियोडर बोवेरियन सुटॉन तुम्हारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड टी.एच. मॉर्गन तुम्हारा वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। चलिए मॉर्गन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं तुम्हारा क्यों फ्रूट फ्लाई रीजन है, क्यों यूज किया था फ्रूट फ्लाई, क्योंकि लाइफ साइकिल छोटा था फ्रूट फ्लाई का और मेल और फीमेल इजीली डिस्टिंग्विशेबल था एंड सेक्स लिंकेज भी शो करता था, ठीक है। व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज, तो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो तुम्हारा पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा कम होगा, ठीक है। याद रखना अगर टू जीन, इफ टू जीन आर located close to each other on same chromosome, तो क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट कम होगा। अगर दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट कम होगा। जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म्स लिंकेज ग्रुप, बिल्कुल तुम्हारा फॉर्म डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव डिस्टेंस, लिंकेज ग्रुप ही फॉर्म कर रहा है ना, अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज ग्रुप फॉर्म करेगा। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन है ना, अगर नॉन पेरेंटल है तो रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंटल है तो पेरेंटल ही है। लिंकेज है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन को हम कहते हैं लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लिंकेज। Which type of relationship is found between distance of a gene and percentage of recombinant?
जितना ज्यादा डिस्टेंट होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन इज इक्वल टू क्रॉसिंग ओवर, उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा तो उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है। 1 यूनिट ऑन जीन मैप, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटी मॉर्गन। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा। तो क्या हुआ, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो क्या होगा, आंसर हो गया डायरेक्ट सी। ये जीन मैप किया था तुम्हारा एल्फ्रेड स्टुअर्टेंट, है ना, ये स्टूडेंट ही था टीएच मॉर्गन का। चलिए, अमंग द फॉलोइंग विच विल नॉट कॉज वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स, विच विल नॉट कॉज वेरिएशन अमंग सिबलिंग। पेरेंटल कैरेक्टर अगर दिखाएंगे ज़्यादा तो लिंकेज विल नॉट कॉज वेरिएशन अमंग सिबलिंग, लिंकेज विल नॉट कॉज वेरिएशन अमंग सिबलिंग, है ना, पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन स्टुअर्ट तुम्हारा दिया था जेनेटिक मैप, ठीक है। सेंटी मॉर्गन यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन, और रिकॉम्बिनेशन तुम्हारा नॉन पैरेलल जीन जो है वो रिकॉम्बिनेट जीन है। व्हाट मैप यूनिट इज अडॉप्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जीन, तो वही 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन जीन मैप। 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन जीन मैप, बताया तुम्हें। जीन मैप स्टुअर्टेंट, है ना, एल्फ्रेड स्टुअर्टेंट। तुम देखो एनसीईआरटी का एक एक लाइन तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड क्लॉज, बिल्कुल सही। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, बिल्कुल सही बात है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। The chromosomal theory of inheritance was proposed by T.H. Morgan. Morgan worked on garden pea नहीं, Drosophila melanogaster, Drosophila melanogaster। तो आंसर क्या होगा बेटा, assertion is true but reason is false। Morgan coined the term linkage to describe physical association of gene on a chromosome, physical association of gene on a chromosome, ठीक है। linkage बिल्कुल, linkage shows more non-parental character, it shows more parental character, linkage में parental character ज्यादा होगा, तो आंसर तुम्हारा सी हो गया अगेन। चलिए, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में कोई दिक्कत, हमने लिंकेज देख लिया, हमने रिकॉम्बिनेशन देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बस खाली ये देख लो किसके किसके बीच में इन्होंने लिंकेज दिखाया था, ठीक है। येलो वाइट के बीच में दिखाया था 98.7% पेरेंटल, ठीक है। और तुम्हारा तुम्हारा इसमें दिखाया था 37.2%, ठीक है। 87 गलत हो गया, 87 कौन सा था, अच्छा द क्रोमोजोम, अच्छा क्रोमोजोमल थ्योरी, ओ सॉरी डीओ, हाँ सॉरी, क्रोमोजोमल थ्योरी वाज गिवन बाय थियोडर बोवरी एंड वॉल्टर सोटॉन, देखा नहीं बेटा, है ना, हाँ बोवरी एंड वॉल्टर सोटॉन, ठीक है, बोवरी एंड वॉल्टर सोटॉन, देखा नहीं, सॉरी माय बैड, डीओ, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक, हमने पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट देख लिया। चल आगे बढ़े, एक बात हम सब दे दो, अगर यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं, एक बात हम सब दे दो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, एक बात हम सब दे दो,
एक्स बॉडी तुम्हारा हैंगिंग ने डिस्कवर किया था सेक्स डिटर्मिनेशन में, आपने देखा होगा, है ना? ठीक है, किस किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता था हम लोग पहले देख लेते हैं, कैसा कैसा होता था भैया। एक्स 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 वाई टाइप, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, किस में होता था भैया? ह्यूमन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्स एक्सो टाइप, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, किस में होता था? ग्रास हॉपर में होता था। ठीक है, अब ये दोनों क्या होता था? ये मेल हेट्रोगैमिटी शो करते हैं, मेल हेट्रोगैमी शो कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो जेड 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 डब्ल्यू, जेड जेड मेल और जेड डब्ल्यू फीमेल, ये बर्ड में होता है। और जेड 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 ओ, ये तुम्हारा जेड जेड मेल और जेड डब्ल्यू फीमेल, ये तुम्हारा बटरफ्लाई में होता है। तो ये क्या शो करते हैं? ये फीमेल हेट्रोगैमी शो करते हैं, ये फीमेल हेट्रोगैमी शो करते हैं। ठीक है, ड्रोसोफिला के केस में एक्स बाय ए रेशियो देखा जाता है। ड्रोसोफिला के केस में एक्स बाय ए रेशियो, एक्स बाय ए रेशियो मतलब बेटा रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय रेशियो ऑफ ऑटोजोम। तो अगर ये इक्वल टू 1 है तो फीमेल है, 0.75 है तो इंटरसेक्स है, 0.5 है तो मेल है, 0.33 है तो मेटा मेल है, और ग्रेटर देन 1 है तो मेटा या फीमेल या सुपर फीमेल है। ये इन केस ऑफ ड्रोसोफिला होता है, ये इन केस ऑफ ड्रोसोफिला होता है। हनी बी के केस में क्या होता है? हनी बी के केस में जो क्वीन होती है उसकी प्लॉइडी होती है 2n इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब ये डिवाइड करती है मियोटिकली तो देती है 16 का, है ना? मेल जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस से बनता है, तो ये दोनों फ्यूज कर गया तो ये फीमेल बनाया, दैट इज 32। और अगर पार्थेनोजेनेसिस से हो रहा है, अरे कहाँ गया, अगर पार्थेनोजेनेसिस से हो रहा है तो ये मेल बनेगा, दैट इज 16। फीमेल अगर रॉयल जेली पे फीड कर रही है तो क्वीन बनेगी, और ऐसे नॉर्मल है तो वर्कर। याद रखिएगा, वर्कर स्टेराइल होती है, वर्कर स्टेराइल होती है। ठीक है, वर्कर स्टेराइल होती है। चलो, तो अब आओ सवाल देखोगे, तुमको सारे सवाल बन जाएंगे। अब देखो तुम्हारे सवाल फटाफट हो जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये तो इन एक्सोटाइप सेक्रेटोनियम विच डज नॉट पोजेस, हु डज नॉट पोजेस द एक्स क्रोमोसोम? मेल के पास ना एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, मेल के पास। ठीक है, एक्स एक्स फीमेल होगी, एक्सो मेल हो गया ना। मेल ही हुआ ना, है ना? हाँ, ठीक है, चलिए। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम इज डेजिग्नेटेड एज, एक्स क्रोमोसोम इज डेजिग्नेटेड एज तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल। एक्स बॉडी सेक्स क्रोमोसोम क्या है? अच्छा, डज पॉजेज एक्स क्रोमोसोम, ओ ओ ओ, डज पॉजेज है, सॉरी, डज पॉजेज में फीमेल, सॉरी सॉरी सॉरी, 90 का ए होगा ना, डज पॉजेज है। देखो यही होता है जब आप ध्यान से सवाल नहीं पढ़ते हो, डज है आंसर, ए होगा। ठीक है, चलो। एक्स क्रोमोसोम इज डेजिग्नेटेड एज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फाउंड इन ग्रास ऑफर, एक्स एक्स एक्सोटाइप बता दिया था तुमको। ठीक है, in a specific taxon of insects, some possess 17 chromosome while other possess 18 chromosome, तो वही हो गया। These 17 and 80 chromosomes are bearing on 17 क्रोमोसोम तुम्हारे मेल्स में होंगे और 18 क्रोमोसोम तुम्हारे फीमेल्स में होंगे। 17 क्रोमोसोम तुम्हारे मेल्स में होंगे, 18 क्रोमोसोम तुम्हारे फीमेल्स में होंगे। अरे रिकॉम्बिनेंट नहीं लिखा है रितेश बेटा, पेरेंटल कैरेक्टर लिखा है। हाँ, वो 98.7 पेरेंटल कैरेक्टर लिखा है, रिकॉम्बिनेंट नहीं लिखा है। इन ड्रोसोफिला मेल पोजेस एक्सोक्रोमोसोम, एक्स बॉडी
हैंकिंग, सॉरी, ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोजोम, एलोजोम, सेक्स क्रोमोजोम को एलोजोम कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोजोम को ऑटोजोम कहते हैं, और एक्सोग्रासो, ठीक है। हाउ 17 एंड 18, बेटा देखो 17 और 18 इसमें क्या हुआ, एक्स एक्स है तो ठीक है, और एक्सो है, तो एक्सो है तो ओ है मतलब कुछ नहीं है, तो एक क्रोमोजोम कम होगा ना, ओ है मतलब कुछ नहीं है तो एक क्रोमोजोम कम होगा, इसीलिए 17 एंड 18 है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको डाल दो, हैशटैग गुड क्वेश्चन लगा दो, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन, एक्स वाई टाइप दोनों, ड्रोसोफिला में भी, एक्स ड्रोसोफिला में एक्स वाई ए रेशियो है वैसे तो टेक्निकली, बट वैसे तुम दिखाओगे तो एक्स एक्स वाई ही आएगा ना, ड्रोसोफिला में एक्स वाई मेल होता है, तो वैसे तो एक्स वाई रेशियो है, बट टेक्निकली डी इज आंसर, टेक्निकली लगा देना तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे एक्स वाई रेशियो होगा, बट वैसे ड्रोसोफिला में एक्स वाई मेल होता है, ठीक है। एलोजोम, सेक्स क्रोमोजोम का एलोजोम कहते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, नंबर ऑफ ऑटोजोम तो सेम रहेगा, ठीक है। द काउंटर पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोजोम इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर देन वाई क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोजोम छोटा होता है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आंसर तुम्हारा सी हो गया। सर 94 रॉन्ग, क्या 94 ठीक तो है, मेल पॉजेस एक्सो क्रोमोसोम, क्या दिक्कत है, 94 रॉन्ग कैसे भाई, ड्रोसोफिला पूछा है, एक्स एक्स एक्सो टाइप होता है। हाँ चलिए आइए, मेल हेट्रोगैमी इज फाउंड इन, सब में सब मेल हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। इन फीमेल हेट्रोगैमी, फीमेल हेट्रोगैमी मतलब फीमेल के पास टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे, है ना, फीमेल हेट्रोगैमी मतलब फीमेल के पास टू टाइप्स ऑफ गैमेट, वैसे ये। चलिए अगला, ZZ ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, ZZ ZW तुम्हारे बर्ड्स में देखने को मिलता है। अमंग द फॉलोइंग विच हैज डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला बताया था आपको, है ना, ड्रोसोफिला, यार इसमें अब ये बड़ा वियर्ड क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, एक तरह से देखो तो ये दोनों सेम होगा, इसका आंसर बर्ड भी हो सकता है, इसका आंसर ड्रोसोफिला भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ड्रोसोफिला का नहीं दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर ए हो जाएगा, समझ गए। हाँ ड्रोसोफिला का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्स 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 वाई, ये जीन बैलेंस थ्योरी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो आंसर तुम्हारा वैसे ए ही हो जाएगा, मतलब वैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, समझ में आया। अरे ड्रोसोफिला में एक्स बाई ए रेशियो डिटरमाइन करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, बट ठीक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्स 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 वाई पकड़ लो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है, मैंने देख लिया यहाँ पे, वियर्ड क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है। जेड जेड मेल है और जेड डब्ल्यू फीमेल है, चूज द करेक्ट, इट शोज मेल हेट्रोगैमिटी, नहीं फीमेल हेट्रोगैमिटी दिखा रहा था, इनकरेक्ट यही हो गया ना, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है, ठीक। 94 में क्या दिक्कत है भाई, 94 इन ड्रोसोफिला मेल पॉजेजेस, तो ठीक है ना, अच्छा ड्रोसोफिला है, अरे ग्रासोफर हम देख, हे भगवान, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स, हम ग्रासोफर सोच रहे थे, हाँ हाँ ड्रोसोफिला बोले, ठीक है ठीक है ठीक है, देखा नहीं था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे मैंने लिख दिया यहाँ पे तो तुमको समझ नहीं आ रहा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिख के दिया है ना, ग्रास ऑपर का ये है, करेक्ट कर लो ना अपने से, अगर कुछ ऐसा सिली मिस्टेक होता है करेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है ना सब कुछ, हाँ ठीक ठीक है, भावुक नहीं होते इतना। हाँ चलो
अगला, इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, इन ह्यूमंस मेल हेट्रोगैमेटी है तो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल्स। हाँ चल, एक्सोटाइप ग्रास ऑपर, एक्स वाई टाइप ह्यूमंस दे देते हैं, ठीक है, और जेड 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 दो टाइप तुम्हारा यहाँ पे आ गया, और एक्स वाई टाइप इस पे भी डाल दो, जब ड्रोसोफिला है तो यहाँ ड्रोसोफिला भी डाल दो, है ना। जीन बैलेंस थ्योरी भूल जाओ, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जीन बैलेंस थ्योरी है ही नहीं, तो ड्रोसोफिला को भी ना मेल हेट्रोगैमेटी में ही मान लो। सुनो 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 ध्यान से सुनो, ठीक है, ड्रोसोफिला को भी मेल हेट्रोगैमेटी मान लो। ड्रोसोफिला के केस में भी तुम भूल जाओ कि हम जीन बैलेंस थ्योरी कुछ बताए थे, एक्स एक्स फीमेल पकड़ लो और एक्स वाई मेल पकड़ लो, ये मेल हेट्रोगैमेटी मान लो, दिक्कत नहीं होगा, है ना। वैसे एक्स बाई ए रेशियो होता है बट मारो गोली, सिर्फ एक पी वाई क्यू होगा तुम्हारा जिसमें ड्रोसोफिला में एक्स बाई ए रेशियो वाला सवाल पूछा हुआ है पुराना, तो बाकी सब में कुछ पूछे तो यही मार्क, ठीक है। चलिए अगला, एक्स एक्स एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास ऑपर, एक्स 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 वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल होमोगैमेटिक कैरियोटाइप 45 टर्नर सिंड्रोम में एक्सो होता है, ठीक है, तो 45 हो गया, और जेड 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 दो जेड डब्ल्यू फीमेल हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक, ठीक है, अब तो इसके हिसाब से ठीक है। इन ग्रास ऑफ 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, 50% ऑफ द स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स एक्सो है, ठीक है। In domesticated fowl, sex of the progeny depends on the type of sperm rather than the egg. It depends on the type of the egg rather than sperm. फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है तो आंसर तुम्हारा सी हो गया, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है तो आंसर तुम्हारा सी हो गया। चलिए, ग्रासहोपर्स फॉर मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक, मेल ग्रासहोपर्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा ए हो गया। इन फ्रूट फ्लाई सेक्स ऑफ द प्रोजेनी इज डिटरमाइंड बाय फीमेल, नहीं मेल, मेल हेट्रोगैमेटिक है ना, फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एसर्शन इन रीजन ऑफ फॉल्स, आंसर हो गया डी। बर्ड शो फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है, इन बर्ड द सेक्स ऑफ द प्रोजेनी इज डिटरमाइंड बाय फीमेल, तो आंसर हो गया तुम्हारा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। चलो, ये आ गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट 3 क्लियर, क्लियर है, कॉन्सेप्ट 3 क्लियर है बेटा, दिक्कत दिक्कत 107 क्या है, ग्रास हॉपर सो मेल हेट्रोगैमी, ठीक है, ग्रास हॉपर्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट, तो मेल हेट्रोगैमी हुआ तो ठीक तो है ना। ग्रास हॉपर में क्या होता है, एक्स एक्स और एक्सो, ठीक है, तो एक में गैमेट प्रोड्यूस करा एक में गैमेट प्रोड्यूस नहीं करा, अच्छा उस सेंस में कह रहा हो, ठीक तो है बेटा ना, वही टू टाइप्स ऑफ गैमेट ही हुआ ना, कुछ नहीं प्रोड्यूस करा तो भी गैमेट ही तो है ना, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ग्रास हॉपर में क्या हुआ, एक्स एक्स फीमेल है और एक्सो मेल है, तो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, एक या तो एक्स देगा या कुछ नहीं देगा, तो बट उसको मेल हेट्रोगैमेटी ही कहोगे ना, तो ठीक है आंसर इसका यही होगा, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हाँ ठीक है सही है। अरे एक गैमीट है बट टाइप तो दो हो गया ना उसके केस में, एक में कुछ नहीं दे रहा है एक में दे रहा है, तो वेरिएशन तो ला ही रहा ना, तभी तो मेल हेट्रोगैमेटिक है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कभी कभी ना, कभी कभी हम भी जैसे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो सवाल गलत हो जाता है। चलिए अगला आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कुछ दिक्कत बताइए। 106 फिर से समझा दीजिए, क्या है 106 में, ठीक तो बेटा ना, ये फीमेल हेट्रोगैमिटी है, फीमेल हेट्रोगैमी शो कर रहा है ना, तो फीमेल हेट्रोगैमी शो करेगा तो क्या होगा, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एग नॉट स्पर्म, स्पर्म होगा तो मेल हेट्रोगैमी होगा, ठीक है। चलो अगला, अगला है, एक बात हम सब दे दो,
एक बार थम्स अप दे दो। 62 क्या है 62 में भैया? क्वेश्चन नंबर 62 देखें। 56, 57, 58, 61, 62। द पिंक फ्लावर इन, अरे ये तो बता दिया ना बेटा, ठीक है ना। पिंक फ्लावर इन डॉग प्लांट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही, ठीक है। इन पिंक फ्लावर बोथ अलील्स आर एक्सप्रेस इक्वली, नहीं, एक्सप्रेस इक्वली नहीं होता। कौन सा अलील एक्सप्रेस होता है? एक्सप्रेस वो वाला अलील होता है जो डोमिनेंट होता है, बट वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं। एनसीईआरटी लाइन पढ़ो, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द डोमिनेंट अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, तो इसीलिए नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। हाँ, अब आते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब अगला टॉपिक, चल। द फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन ऑल्ट्रेशन ऑफ जीन सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस में अगर ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो इसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब आओ म्यूटेशन पे थोड़ा बहुत लिख लो ज्ञान। म्यूटेशन, ठीक है, कैसा कैसा हो सकता है? अगर पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ जीन हो रहा है, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है अगर इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है, ठीक है। अब इस पे मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल पकड़ लो, सिकल सेल एनीमिया, और फ्रेम शिफ्ट का समझ लो थैलेसीमिया, ठीक है। आओ तो, ठीक है, चलिए अगला। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन कौन से सेल में दिखेगा तुमको? क्रोमोसोमल एबरेशंस तुम्हारे कैंसर सेल्स में, जहां पे भी म्यूटेशन हुआ है वहां पे क्रोमोसोमल एबरेशन दिखेगा। क्रोमोसोमल एबरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है या घट जाता है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया बताए थे आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिक्स्थ कोडोन ऑन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है टू वैलिन। द फैक्टर्स दैट कॉजेज म्यूटेशन आर कॉल्ड, म्यूटेशन जो कॉज कर रहा है उसको हम कहते हैं म्यूटाजेंस, है ना। म्यूटेशन जो कॉज कर रहा है उसको कहते हैं म्यूटाजेंस। एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, है ना। पेडिग्री पे मैंने डिटेल में वीडियो डाला हुआ है बेटा, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा, पेडिग्री एनालिसिस। ये तुम्हारा दिखा रहा है कॉन्सैन्युअस मेटिंग, मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, दिस इज शो मेटिंग बिटवीन रिटर्न। Pedigree analysis is used to study the inheritance pattern of a gene over generation. The character that is studied in the pedigree analysis is equivalent to, मेंडेलियन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। हम हमेशा क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं पढ़ सकते, तो जब भी हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम पेडिग्री एनालिसिस ले सकते हैं, मतलब या डिसऑर्डर इन जीन में हम पेडिग्री एनालिसिस ले सकते हैं, डिसऑर्डर इन जीन में हम पेडिग्री एनालिसिस ले सकते हैं, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर are mainly determined by alteration or mutation in, Mendelian disorders are generally determined by alteration or mutation in, Mendelian disorder क्या होगा? mutation in जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोमल एबरेशन है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोमल एबरेशन है, और जीन में डिसऑर्डर है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। लिख लो, डिसऑर्डर या म्यूटेशन इन जीन जो इनहेरिटेबल होगा तो इसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है।
और अगर क्रोमोसोम में हो रहा है तो क्या हो गया, क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोम में हो रहा है तो क्या हो गया, क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, चलिए। क्रोमोसोमल एब्रेशन इनहेरिटेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, सब, है ना। ये तुम्हारा एक्स लिंक रिसेसिव है, ये तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल लिख लो, हंटिंगटन कोरिया, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और तुम्हारे एनसीईआरटी में एक दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर होता है ना, मस्कुलर डिसऑर्डर तुम्हारा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर इन अ सिंगल जीन। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। These disorders are transmitted to offspring according to law of inheritance। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर ऑलवेज सेक्स लिंक, ऑलवेज सेक्स लिंक नहीं हो सकता है ना। ऑटोसोमल भी हो सकता है और सेक्स लिंक भी हो सकता है। चलिए, अ जेनेटिक डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ कैरियर फीमेल, ठीक है, टू अ फिनोटिपिकली नॉर्मल टू ओनली सम मेल प्रोजेनी, टू अ फिनोटिपिकली नॉर्मल टू ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर फीमेल से मेल में जा रहा है, फीमेल से मेल में जा रहा है तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, मतलब सेक्स लिंक्ड, फीमेल से मेल में है तो सेक्स लिंक रिसेसिव है, नहीं तो सारे मेल इफेक्टेड होते हैं, सेक्स लिंक डोमिनेंट होता तो, है ना। कैरियर फीमेल है और सब में जा रहा है तो सेक्स लिंक रिसेसिव हो गया ना बेटा। ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे होगा, देखो, कैरियर फीमेल कर लो ना, एक्स सी एक्स और एक्स वाई, तो क्या हुआ, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई, तो फीमेल कैरियर है, कुछ मेल में जा रहा है, फीमेल कैरियर और कुछ मेल में जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, सेक्स लिंक। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पेडिग्री एनालिसिस देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब देखो पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं, बहुत बेसिक से बता देते हैं, सिंपल सा चीज, अभी अभी के लिए इतना समझ जाओ, ठीक है। पहला देखो कि जेनरेशन स्किप कर रहा है या नहीं, सिंपल सा तरीका समझो, 1 मिनट में समझ जाओगे। जनरेशन स्किप मतलब अगर इसको हुआ है तो इसके बच्चे को हुआ है, इसको हुआ है तो इसके बच्चे को हुआ है, यहाँ पे किसी को नहीं हुआ था तो किसी को नहीं हुआ है, ठीक है। तो जनरेशन स्किप कर रहा है, यस और नो। अगर जनरेशन स्किप नहीं कर रहा, नो, मतलब सब जनरेशन में बीमारी है तो डोमिनेंट है। जनरेशन स्किप कर रहा है तो रिसेसिव है, ठीक है। अब बात करोगे कि सर ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। अब ऑटोसोमल और एक्स लिंक कैसे पता चलेगा, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, आप देखो यहाँ पे फीमेल से फीमेल को हो गया, मतलब क्रिस क्रॉस नहीं शो कर रहा। क्रिस क्रॉस में क्या होगा, मेल से फीमेल को होगा और फीमेल से मेल और फीमेल दोनों को होगा, तो यहाँ फीमेल से फीमेल को शो कर रहा है, तो क्रिस क्रॉस नहीं शो कर रहा, क्रिस क्रॉस नहीं शो कर रहा तो क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ठीक है। वाई लिंक्ड में सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होंगे, वाई लिंक्ड में ओनली मेल्स। तो इतना बस जान लोगे तो तुम्हारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेडिग्री एनालिसिस नहीं होने वाले, तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल 3 स्टेप, पेडिग्री के बस 3 स्टेप। पहला, जेनरेशन स्किप कर रहा है कि नहीं, अगर नो तो डोमिनेंट है, यस तो रिसेसिव है, ठीक है। दूसरा कि भैया ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, तो कैसे, अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, क्रिस क्रॉस मतलब बाप से बेटी को और मम्मी से बेटे को, तो वैसे क्रिस क्रॉस शो कर रहा है तो एक्स लिंक्ड है, अगर नहीं शो कर रहा तो तो ऑटोसोमल है। क्रिस क्रॉस शो कर रहा है तो एक्स लिंक्ड है, नहीं शो कर रहा तो ऑटोसोमल। तो यहीं पे तुम्हारा मामला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, ठीक है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है हीमोफीलिया ए में,
ठीक है, विक्टोरियन फैमिली को हीमोफीलिया था, तो इसमें फीमेल कैरियर होती हैं ज्यादातर, मेल अफेक्टेड होते हैं। क्रिस्कोस है तो बेटा एक्स लिंक्ड। द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। क्यों? क्योंकि अगेन दोनों चीज होगा ना, इस केस में बीमारी होगा, देखो एक्स एच होगा तो फीमेल हीमोफिलिक होगी, ठीक है, एक्स होगा तो फीमेल कैरियर है, XHY है तो मेल अफेक्टेड, ठीक है, तो इसलिए मेल जल्दी हीमोफिलिक हो जाता है, फीमेल नहीं होती है, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया ए एंड बी, हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर ए और हीमोफीलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 9 वाले को हम लोग क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर बी वाले को हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। चलिए, सिकल सेल एनीमिया इज एन, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है, याद रखना ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, क्या होता है देखो, HbA नॉर्मल, HbS हेट्रोजाइगस, ये मलेरिया से रेजिस्टेंस शो करेगा, और HbS ये अफेक्टेड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रेशर कम होता है तो आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं, जब प्रेशर कम होता है तो आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं, राइट, तो आंसर तुम्हारा 3 हो गया। इन सिकल सेल एनीमिया वैलिन रिप्लेसेस ग्लूटामिक एसिड, तो GAG ग्लूटामिक एसिड, GUG वैलिन, तो द वैलिन इज कोडेड बाय GUG, 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। सिकल सेल एनीमिया इज ट्रांसफर्ड, दोनों किसी से भी हो सकता है, मतलब सेक्स लिंक्ड है नहीं, तो बोथ मदर एंड फादर कैन बी कैरियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और रेट सिंड्रोम, अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं है तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डाल दो, बट इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, इसको ऐसे कर लेते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट को ला दो ड्यूसीन्स, ड्यूसीन्स तुम्हारा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाता है, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलिए, थैलीसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर caused due to problem in globin molecule synthesis, select the correct statement। एक थैलीसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सिकल सेल एनीमिया हमको सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है, थैलीसीमिया क्वांटिटेटिव है, बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, ये भी गलत हो गया, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, ये भी गलत हो गया, थैलीसीमिया इज क्वांटिटेटिव ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल, थैलीसीमिया ये होता है, थैलीसीमिया बी होता है, और थैलीसीमिया सी भी होता है, ठीक है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनोरिया लैक्स एन एंजाइम फिनाइललीन हाइड्रोक्सीजाइलेज, है ना, तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिनाइल कीटोनूरिया इज एन इनबॉर्न एरर which is affecting individual lacks an enzyme that converts phenylalanine into tyrosine, तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है, ठीक। फिनाइल कीटोनूरिया इज एन कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, कलर ब्लाइंड मैन मतलब XCY मैरीज अ वुमन हु इज नॉर्मल टू विजन, तो भैया देखो क्या है, तो XCX XCX XY और XY, तो क्या होगा, सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज 0,
मेल से मेल में नहीं जाएगा, वैसे ही तुम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से आंसर बता सकते थे, है ना, वैसे ही तुम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस से आंसर बता सकते थे। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर, द क्रोमोसोमल disorders are absence of one or more chromosome, excess of one or more chromosome, abnormal arrangement of chromosome and all of the above। बताओ, it is, है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब इसकी प्लॉइडी पे देख लो, समझ लो, प्लॉइडी का एक चार्ट बना लो, ठीक है, कैसा, यूप्लॉइडी मतलब 2n 3n 4n 5n 6n हेक्साप्लॉइड वैरायटी ऑफ वीट जो होता है ट्रिटिकल एस्टिमम, ठीक है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मतलब एडिशन और डिलीशन ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम, तो 2n-2 इसको कहते हैं नलिजोमी, 2n-1 इसको कहते हैं मोनोजोमी, 2n+1 इसको कहते हैं ट्राइजोमी, और 2n+2 इसको हम कहते हैं टेट्राजोमी, ठीक है। अब ये तो तुम बता ही दोगे, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, कंडीशन हैविंग 2n+1 और 2n+-2, तो एन्यूप्लॉइडी हुआ ना, एडिशन और डिलीशन हो, तो एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो पॉलीप्लॉइडी, अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम में सेट में बढ़ रहा है तो पॉलीप्लॉइडी। कंडीशन 2n+1 ट्राइजोमी, ठीक है, मोनोजोमी बता दिए थे 2n-1, नलिजोमी 2n-2, ठीक है। आओ डिलीशन देखो, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। अब देखो 4 टर्म्स है, चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। चलो तो देखो, डिलीशन, अगर एक सेगमेंट इंसर्शन या डिलीशन हो रहा है, अगर एक सेगमेंट इंसर्ट हो रहा है तो इंसर्शन हुआ, एक सेगमेंट डिलीट हो रहा है तो डिलीशन हो गया, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, एक सेगमेंट एक से ज्यादा बार हो रहा है तो उसको डुप्लीकेशन कहते हैं। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया, इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया। ट्रांसलोकेशन मतलब एक पार्ट कहीं और चला गया, एक्सचेंज हो गया, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो इंसर्शन, डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्या हुआ, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ये हो गया एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ा तो पॉलीप्लॉइडी। ट्राइजोमी 2n+1, मोनोजोमी 2n-1, कर लिया हमने। चल, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन से बनता है डाउन सिंड्रोम, है ना, 2n+1 कौन सा, 21st क्रोमोसोम का, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितना हुआ, 47। नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम, अगर सेक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन होगा तो क्लाइनफेल्टर्स बनेगा। क्लाइनफेल्टर्स भी तुम्हारा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें एक्स होगा 45 क्रोमोसोम और इसमें XXY होगा 47 क्रोमोसोम। ये भी वही है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वाले को फिनाइल कीटोनुरिया कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री का स्कीम चल रहा है वहां पे, ठीक है। चलिए, डिजीज कॉज बाय ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, अभी बता दिया था, डाउन सिंड्रोम। एबनॉर्मल बेबी विथ XX क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो XX क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, XX बोल रहा है, ठीक है, XX बोल रहा है, तो अगर मान लो एबनॉर्मल ओवा हो रहा है तो उसी कारण से होगा ना, एक एक्स्ट्रा हो गया XX और नॉर्मल X मेल के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर in which an individual has overall masculine development, gynecomastia and sterile, overall in masculine development, है ना, तो तुम्हारा क्लाइनफेल्टर्स याद रखिएगा स्टेराइल होता है। गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेड्स प्रेजेंट है, ठीक है। एडवर्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए एडवर्ड बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। टर्नर में आपको बता दिए स्टेराइल होगी फीमेल,
और एक्सो होगा, रूडिमेंट्री ओवरी होगी। इन जेनेटिक कंडीशन इन विच XXY क्लाइनफेल्टर्स बता दिए थे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होगा। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम है ना, फीमेल शॉर्ट स्टेचर, रूडिमेंट्री ओवरी और स्टेराइल, रूडिमेंट्री ओवरी और स्टेराइल। The possibility of a female being hemophilic is extremely rare. For being hemophilic, the mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आंसर तुम्हारा ये हो गया। Aneuploidy gain और loss of chromosome, ठीक है, it is caused due to failure of cytokinase failure। ये तुम्हारा होता है एनाफेज के टाइम पे दिक्कत होता है, तो आंसर तुम्हारा सी हो गया। ठीक है, एन्यूप्लॉइड इज एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, एन्यूप्लॉइड इज एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, बिल्कुल सही, आंसर बी हो गया, बट एक्सप्लेन नहीं किया क्यों स्टेराइल होगा, है ना, आंसर बी हो गया, बट एक्सप्लेन नहीं किया क्यों स्टेराइल होगा। आंसर की तुम्हारा इसमें है दिया हुआ, तो आंसर देख लेना। अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बट उसके पहले मैं एक चीज बता दो, तुमको इसमें किस किस टॉपिक में दिक्कत है। आई थिंक तुमको इसके 2 टॉपिक में सिर्फ दिक्कत होगा, पेडिग्री, सेक्स डिटर्मिनेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर, यही है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर पे एक वीडियो मैं आज डाल देता हूँ, 5 PM ही मैं कर लूंगा एक लाइव क्लास ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। चैप्टर डन, हाँ या नहीं, चैप्टर डन, मजा आया, मजा आया, यही 3 है ना। तो ये 3 चैप्टर के अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर मान लो किसी चैप्टर में कहीं फंस रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स के वीडियो कर लेंगे, तो हम सीक्वेंस थोड़ा स्लो कर सकते हैं और यहाँ पे साथ के साथ कॉन्सेप्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ही कंप्लीट करते हैं, और लेट्स से शाम में इसके 3 कॉन्सेप्ट मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट देख जरूर लेना, ये नहीं कि पता चला कि मैंने छोड़ दिया, है ना। आज के आज ये कॉन्सेप्ट देख लेना, तो ये चैप्टर डन इन 10 चैप्टर कंप्लीटेड। क्या इसके बाद आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज की? क्या इसके बाद आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी किसी चीज की? ठीक है, तो डाल दो #day1 डन, ठीक है। मॉलिक्यूलर भी आराम से करेंगे, तो मॉलिक्यूलर में भी मैं कॉन्सेप्ट बाद में साथ के साथ करा लूंगा, ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम है, ये बड़े चैप्टर्स हैं, हम अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जाना और रेगुलर रहना है अब, है ना। कमेंट सेक्शन में अपना day1 डालोगे और प्लेज